हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की दुनिया में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेल वॉल क्या होता है, ठीक, न्यूक्लियस क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, चलिए इस पर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सबसे पहले सेल वॉल को समझने के लिए आपको सेल मेम्ब्रेन समझना होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सेल है, ये क्या, ये कोई सेल है। ठीक है, तो किसी भी सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर थिन लेयर होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, और सेल मेम्ब्रेन के अलावा एडिशन में एक और अनदर रिजिड मेम्ब्रेन होती है, एक और रिजिड मेम्ब्रेन होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और सेल वॉल क्या होता है। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज से मिलके बना होता है। ये सेलुलोज से मिलके बना होता है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ सेलुलोज से, एक गैलेक्टिन से, पैक्टिन से भी बनके बना होता है, लेकिन अभी आप अपना यही है कि सेलुलोज से मिलके बना होता है। ठीक है, अब बताती है कि सेलुलोज से ही मिलकर क्यों बना होता है, किसी और चीज़ से मिलकर क्यों नहीं बना। ठीक, सेलुलोज से ही मिलकर ये क्यों बना होता है, किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बना होता है। तो ये सेलुलोज होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और ये प्लांट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए ये सेलुलोज से बना होता है। ठीक, मान लीजिए कोई सेल है, क्या है, मान लीजिए कोई सेल है। ठीक, क्या है, कोई सेल है और इसके अंदर जो भी कंटेंट भरा वो कंटेंट भी होता है, और किसी भी सेल के अंदर जो H2O होता है वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हाई हाई कंसनट्रेशन में ये H2O किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो मान लीजिए कोई सेल है, इस सेल से H2O बाहर आ गया। क्या आ गया? जो H2O है, जो वाटर है, वो बाहर आ गया। तो अब क्या होता है, इसके अंदर के जो भी कंटेंट इसके अंदर किसी भी सेल के अंदर जो भी होगा, ये वाटर तो बाहर आ गया, तो ये क्या होगा, ये अब श्रिंक होने लगता है। उसके अंदर जो भी कंटेंट होते हैं, ठीक है, वो श्रिंक होने लगते हैं। सेल वॉल से वो श्रिंक होने लगेगा। मान लीजिए सेल वॉल है, ठीक है, तो ये श्रिंक होने लगा। अब क्या होगा, ये जब सेल वॉल से श्रिंक हुआ, ठीक है, H2O बाहर गया सेल से, सेल वॉल से जो कंटेंट होगा वो श्रिंक होने लगा, और इसी फिनोमिना को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, फिर प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, जो आप पढ़ लीजिए। ठीक, इसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब मान लीजिए कोई एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक सेल है, ये कोई सेल है, इसको हमने एक वाटर मीडियम में रखा। ठीक है, वाटर मीडियम में रखा, और इस मीडियम में जो वाटर है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हाई है, वाटर है, इसमें बहुत ज़्यादा है, और इस सेल में जो वाटर कंसनट्रेशन है वो बहुत लो है। अब क्या होगा, इससे लो कंसनट्रेशन है, यहाँ पे ज़्यादा वाटर है, तो जो वाटर होगा वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाएगा। मतलब जो वाटर है वो सराउंडेड से सेल में जाएगा। क्या होगा, सेल में जाएगा, तो जो सेल होगा वो स्वेल होने लगेगा। ये सेल क्या होगा, ये स्वेल होने लगेगा, ये थोड़ा फूलने लगेगा। फूलने की वजह से क्या होगा कि स्वेल होने की वजह से इसको, ये सेल वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्या एग्जर्ट करेगा? प्रेशर को ये एग्जर्ट करेगा। ठीक, ये प्रेशर को एग्जर्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये सेल वॉल प्रेशर को एग्जर्ट करेगा, ठीक है, जब ये सेल वॉल पर प्रेशर को एग्जर्ट करेगा, तो सेल वॉल से भी प्रेशर, जितना ये प्रेशर देगा सेल वॉल को, उतना ही सेल वॉल से प्रेशर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि एक वॉल है और एक वॉल से प्रेशर एग्जर्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। अब सेल वॉल से भी प्रेशर आ रहा है और ये सेल वॉल को भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे हमको क्या पता चलता है। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है, मतलब क्या है कि कोई भी सेल है, ठीक है, अगर आप किसी को, उसको कैसे भी सराउंडेड मीडियम में रखते हैं, ठीक है, तो वो लाइव करता है, वो बर्स्ट नहीं होगा, वो फटेगा नहीं। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द सेल वॉल। ये क्या होता है? सेल वॉल की वजह से। अभी हमने बात की कि सेल वॉल तो रिजिड होता है, वो इतना रिजिड होता है कि ये सेल को बर्स्ट होने नहीं देता, और प्रेशर से, इक्वल प्रेशर से, ठीक है, सेल सही, मतलब फटता नहीं है। ठीक, ये बात हो गई ये सेल वॉल के बारे में कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, पहला फंक्शन ये है सेल वॉल का कि वो किसी भी सेल को, जो सेल वॉल होता है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसी के करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सपोज कीजिए अगर किसी सेल के पास सेल वॉल ना हो तो क्या होगा, अगर किसी के पास सेल वॉल ना होगा, अगर हम इसी में बात करें, अगर इसके पास सेल वॉल ना होता तो क्या होता है, ये बस्ट हो जाता, ये फट जाता, इसके अंदर इतना वाटर आ जाता कि ये फट जाता। अब सेल वॉल है, इसकी वजह से क्या हुआ, वो इतना रिजिड है, उतना, मतलब इतना स्ट्रेंथ है उसमें, ठीक है, कि वो फटा नहीं। तो पहली चीज़ ये है कि यही है, मतलब कि ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक,
क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। और ये ना फटे इसलिए इसको एक शेप भी मिल गया कि ये सर्कुलर होता है, ठीक है, मतलब सेल को दिख रहा है तो इसको एक स्ट्रक्चर मिल गया, उसको प्रोटेक्शन मिल गया। क्या होती है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। अब थर्ड चीज़ क्या होती है, मान लीजिए ये कोई सेल है और ये एक और कोई सेल है, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट होना है, क्या होना है, कनेक्ट होना है, तो इसमें सेल वॉल का बहुत सेल वॉल इसमें रोल प्ले करता है। अगर सेल वॉल नहीं होगा तो सेल टू सेल कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या करता है, ये कनेक्शन में भी ये होता है, ठीक है, ये कनेक्शन में भी, ये कनेक्ट होने में भी ये हेल्प करता है। ये तो बात हो गई सेल वॉल की। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक। किसी भी सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दो मेम्ब्रेन से, ठीक है, टू मेम्ब्रेन से जो बाउंडेड होता है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को दो चीज़ों में कैटेगराइज किया गया। दो हिस्सों में उसको कैटेगराइज किया गया है। किसके बेस पे, न्यूक्लियस के बेस पे, ठीक है, न्यूक्लियस के बेस पे। पहला हमारा जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। कौन सा सेल होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। दोस्त यहाँ तक कि अगर हम बात करें, बात करें तो सेल को कैटेगराइज किया गया है तीन में, लेकिन अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो दो ही होता है। क्या होता है, दो ही होता है। पहला हमारा प्रोकैरियोटिक है, दूसरा हमारा यूकैरियोटिक है, ठीक है। वैसे सेल तो डिवाइडेड है तीन में, प्रो में, यू में और मेसोकैरियोटिक में। बट मेसोकैरियोटिक यहाँ पर नहीं लिया जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस की बेस पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट हो गया और यूकैरियोट हो गया। अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे सेल्स जिसमें ऐसे सेल्स ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। अभी हमने बात किया ना कि ऐसा स्ट्रक्चर जो दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसी मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ऐसा सेल जिसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से नहीं घिरा हुआ है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी ऐसा सेल जो न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन से नहीं बाउंडेड होता है, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और मेम्ब्रेन से नहीं बाउंडेड होता है तो क्या होता है, इसी वजह से वो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल में क्या होता है, वो सेल में फैल गया होता है, ठीक है। क्या होता है, उसका फैल गया होता है और इसको हम लोग न्यूक्लियट कहते हैं। इसको क्यों न्यूक्लियट कहते हैं अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूकैरियोटिक सेल्स, ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस में, ठीक है, जिनके न्यूक्लियस जो होता है उनका मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। जिसमें नहीं होगा मेम्ब्रेन उसको प्रो कहेंगे, और जिसमें घिरा होगा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस उसको यूकैरियोटिक कहेंगे, ठीक। अगर आपको ऐसे भी नहीं याद हो रहा तो एक और हमारे पास टेक्निक है, यू ये रहा और प्रो ये रहा, ठीक है। अगर आप कभी गेम खेले होंगे, ठीक है, अगर आप गेम तो भाई आप खेलते होंगे, 9th के बच्चे हैं, ठीक। तो क्या कहते हैं कि वो जो बंदा वो प्रो प्लेयर है, ठीक है। क्या है, प्रो प्लेयर है। उसका मतलब क्या होता है, प्रो प्लेयर का मतलब यही होता है कि वो बहुत पुराना प्लेयर है भाई, वो बहुत पुराना लंबे समय से खेलता है। तो आप उसी लॉजिक को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। प्रो मीन्स पुराना, यानी ऐसा सेल जिसमें पुराना न्यूक्लियस, मतलब पुराना न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन एब्सेंट होता था, ठीक है। तो ऐसा सेल जिसमें जो पुराना है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होगा तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहेंगे। और ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस तो दोनों में होता है, ऐसी बात नहीं है, पुराने वाले में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसको यूकैरियोटिक, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा उसको प्रोकैरियोटिक, ठीक। ये तुम्हारी बात हो गई कि हाँ यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। अब आप थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है, सिंगल क्रोमोसोम, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर आपको सिंगल क्रोमोसोम मिलेगा। और जो क्रोमोसोम होता है वो कोई भी क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन से, ठीक है, कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होता है, उससे बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन से कोई भी क्रोमोसोम बनता है। अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये भी एब्सेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होने के कारण, ठीक है, क्रोमोसोम नहीं बन पाता। चलिए मानते हैं कि अगर प्रोटीन होगा तो क्या होगा,
जब डीएनए और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो एक मटेरियल बनता है, इसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्रोमैटिन जब कंडेंस होता है, ठीक है, ये क्रोमैटिन जब कंडेंस होगा तो क्रोमोजोम से बनता है। क्या बनता है? क्रोमोजोम बनता है, ठीक है। और अगर प्रोटीन नहीं होगा तो क्रोमैटिन नहीं बनेगा, और अगर क्रोमैटिन नहीं बनेगा तो क्रोमोजोम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये बात होती है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि भाई डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोजोम्स कहाँ होता है। तो ये है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात ये है कि जीन क्या होता है, ठीक है, कि जीन क्या होता है। डीएनए वो जो होता है, ठीक है, और हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है। कहाँ लिखा है? देखिए, डीएनए हमारा ऐसे डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसके कुछ सेगमेंट होते हैं। क्या होता है? इसके कुछ सेगमेंट होते हैं, ठीक है। इसके ये जो सेगमेंट है, ठीक है, ये फंक्शनल होता है। तो ऐसा सेगमेंट जो फंक्शनल होता है उसको हम लोग जीन कहते हैं, ठीक। किसी भी डीएनए के अंदर डीएनए ऐसे होता है, ठीक है, कैसे होता है? ऐसे होता है। उसके अंदर कुछ सेगमेंट होते हैं, और ऐसे सेगमेंट जो फंक्शनल होते हैं उसको हम लोग जीन कहते हैं। तो ये पूरी कहानी थी कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए क्या, ठीक है, डीएनए कहाँ होता है, प्रोटीन क्या होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। किसके बारे में? साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, कोई भी सेल हो उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अभी हम बात आ रहे हैं साइटोप्लाज्म में, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जब हम उस सेल में से न्यूक्लियस को निकाल देंगे। किसको? अगर हम उसमें से न्यूक्लियस को निकाल दें, किसी भी सेल में से न्यूक्लियस को निकाल दें, तो क्या होगा? तो जो अब उसमें क्या बचेगा? उसमें साइटोप्लाज्म बनता है, ठीक है। कोई भी सेल में जो पूरा लिक्विड होता है, किसी भी सेल का, वो प्रोटोप्लाज्म होता है। और अगर उसमें सेल में से हम अगर न्यूक्लियस को निकाल देते हैं तो साइटोप्लाज्म बनता है। मतलब एक ऐसा लिक्विड स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा लिक्विड स्ट्रक्चर जो बिना न्यूक्लियस के होता है, ठीक है। सेल में जो लिक्विड स्ट्रक्चर होता है जो बिना न्यूक्लियस के होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है उस लिक्विड में, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। तो आज हमने यही सीखा कि सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, डीएनए प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, जीन क्या होता है, हमने इसके बारे में बात की, ठीक। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिएगा।